ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ओमाइक्रॉन पर सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। देश में अब भी दूसरी डोज 50% से कम लोगों ने ली है। ओमाइक्रॉन के खतरे से बूस्टर डोज बचाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या ब्रिटेन, अमेरिका के बाद भारत में बूस्टर डोज लगाने की तैयारियां जोरों पर हो रही हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ओमाइक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि कई देशों में मामले सामने आ चुके हैं और इससे पहले ही WHO चिंता जाहिर करते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता चुका है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसे सूचीबद्ध WHO कर चुका है और ऐसे में हर राज्य की सरकार, यहां तक कि केंद्र सरकार बार बार अपील कर रही है कि आप लोग सावधानी बरतते रहिए। जैसे आप कोरोना के पीक में थे, मास्क लगाना नहीं भूल रहे थे, सैनिटाइज करना नहीं भूल रहे थे, इसका आप अभी भी ख्याल रखिएगा। मेरे साथ हर्षा जुड़ चुकी हैं। हर्षा, केंद्र भी सतर्क है, राज्य सरकारें भी लगातार बैठकें कर रही हैं, WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता चुका है। हमारी क्या तैयारी है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या हम बूस्टर डोज के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि जो कोविड टास्क फोर्स के चेयरपर्सन है डॉक्टर नवीद विग, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इजराइल में जब बूस्टर डोज दी गई तो इफेक्टिविटी वैक्सीन की 40% से 93% तक पहुंच गई। लिहाजा जब नया वेरिएंट आया, ये नया वेरिएंट काफ़ी उसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, ये 6 गुना ज़्यादा है डेल्टा के कंपेरिजन में। ये बात एम्स के HOD मेडिसिन ने भी कही है, ये बात तमाम डॉक्टर, इनफैक्ट रणदीप गुलेरिया भी ये बात मान रहे कि 6 टाइम ज़्यादा खतरनाक है ये ओमाइक्रॉन डेल्टा के कंपैरिजन में। लिहाजा जो कोविड के खिलाफ जो सुरक्षा कवच है, चाहे उसको वैक्सीनेशन को कहा जाए, मास्क को कहा जाए, जो SOPs और गाइडलाइंस है, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने की इस वक्त जरूरत है। यही वजह है कि हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने 2 बार पत्र लिखा है सारे स्टेट्स को और आज वो रिव्यू मीटिंग भी कर रहे हैं 10:30 बजे, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ी बात है। डेल्टा से भी 6 गुना खतरनाक है ओमाइक्रॉन, ये नया वेरिएंट। बैठक को लेकर क्या जानकारी है? केंद्र ने भी बैठक बुलाई है, दिल्ली में भी बैठक होनी है। हर्षा, बिल्कुल, देखिए बैठक 10:30 बजे होगी। जो हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण है वो ये बैठक लेंगे, जितने भी स्टेट्स के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ ये बैठक होगी। और जो 2 पत्र जारी किए थे राजेश भूषण ने इससे पहले एयरपोर्ट में गाइडलाइंस को लेकर के, हॉटस्पॉट्स को लेकर के, कंटेनमेंट एरियाज को लेकर के, उसको लेकर के रिव्यू मीटिंग होगी। इस मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी साफ तौर से पूछेंगे कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री आ रहे हैं क्या अलग से उनका RT-PCR किया जा रहा है। जो एट रिस्क कंट्रीज हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, हांगकांग है, जो एट रिस्क कंट्रीज हैं, वहां से जो मरीज आ रहे हैं, वहां से जो यात्री आ रहे हैं, उनकी अलग तरीके से स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि 7 दिन का क्वारंटीन भी मैंडेटरी किया गया है। और कहा है कि 2 लेवल पे RT-PCR टेस्ट होने ही होने हैं और तब तक उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। 50% कैपेसिटी ही केवल एयरलाइंस में रहेगी और रैंडम सीक्वेंसिंग करनी है। ये तमाम चीजें फॉलो करने के लिए कही। इसी को लेकर आज रिव्यू मीटिंग है 10:30 बजे, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कि बहुत स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, क्योंकि ओमाइक्रॉन का भी एक भी केस हमारे देश में पुष्टि नहीं हुई है उसकी। तो हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। ओमाइक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। अपने देश में दस्तक ना दे, इसको लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हर्षा, शुक्रिया। इस बैठक पर आप नजर रखिएगा। मैं वापस आ रही हूँ, मेरे साथ खास मेहमान कार्डियोलॉजिस्ट इंद्रनील बासुराई जी भी जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आ रही हूँ, एक जरूरी जानकारी हम जरा दर्शकों तक पहुंचा दें। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन से दुनिया डरी हुई है। भारत भी इसे लेकर अलर्ट पर है और जरूरी सावधानी बरत रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ओमाइक्रॉन डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है और ये डेल्टा से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। बसु सर, आप कैसे हमारे दर्शकों को आगाह कर सकते हैं ताकि वो सावधानियां बरतें? ओमाइक्रॉन को लेकर, इस नए वेरिएंट को लेकर आप क्या जानकारी साझा कर सकते हैं? कितना ये खतरनाक है? देखिए, पहले बात तो ये है कि ये वायरस जो है ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। ट्रांसमिसेबल होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा खतरनाक है। ट्रांसमिसेबल मतलब एक बंदे से दूसरी बंदे तक जाने की क्षमता इससे ज्यादा है, डेल्टा से शायद ज्यादा है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी प्रूफ नहीं है कि वायरस ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक कैसे मालूम चलता है? नंबर 1, अगर सीवियर डिजीज करता है। नंबर 2, अगर हॉस्पिटलाइजेशन करता है। नंबर 3, अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर बनाता है। और लास्टली, अगर उसके कारण डेथ हो जाता है। तो ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया कि ये कितनी डेंजरस है। ट्रांसमिसेबल ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रांसमिसेबल ज्यादा होने का मतलब कि ज्यादा डेडली होगा, ऐसा कोई माने नहीं है। तो इसके बारे में कंसर्न तो जरूर रहना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए कि ये वायरस ज्यादा डेडली है।
मोर ट्रांसमिसिबल है क्योंकि एस प्रोटीन थोड़ा अलग है इसमें, इसलिए शायद डेल्टा से ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। लेकिन देखिए कितनी ट्रांसमिसिबल है वो भी हमको नहीं पता, क्योंकि साउथ अफ्रीका या बोत्सवाना जहां पे ये वायरस देखा गया है वहां पे सिर्फ 24 से 30% लोग वैक्सीनेटेड है। जी। जहां एपिडेमियोलॉजी इतना खराब है वहां पे आपको पता होगा इंडिया में 80% लोगों को फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज मिल चुका है, करीब 38 to 40% को सेकेंड डोज मिल चुका है। तो इसी स्थिति में क्या रूप लेने वाला है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए हम लोग को अभी से नहीं कह सकता है कि भले ट्रांसमिसिबल ज्यादा हो वो उतना ही खतरनाक ज्यादा होगा। सर, चिंता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब WHO इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता देता है, और चिंता और ज्यादा तब बढ़ जाती है कि हमारे देश की अभी भी 50% आबादी वैक्सीनेटेड नहीं है। लोग नहीं जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। उन लोगों को आप क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि कोविड वैक्सीनेशन सिर्फ बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन नहीं है, ये मृत्यु के खिलाफ वैक्सीनेशन है, क्योंकि सीवियर कोविड में डेथ हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही आवश्यकता है कि आप वैक्सीन लीजिए। सिर्फ वैक्सीन तो लेना ही तो लेना है, जिनको सेकेंड डोज नहीं हुआ उनको सेकेंड डोज लेना है। और गवर्नमेंट को ये भी डिसाइड करना है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो 65 साल से ज्यादा उम्र जिनकी है और जिनकी सेकेंड डोज एटलीस्ट 4 या 5 महीने कभी कभी 6 महीने के अंदर से ज्यादा हुआ है, उनको बूस्टर डोज लगाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि एक बात जो सही लग रहा है हम लोग को, अभी तक पूरी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुआ है, अभी रिसर्च चल रहा है, अभी 7-8 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि भले स्पेसिफिक वैक्सीन ना हो, जो जनरल वैक्सीन है उपलब्ध सारी दुनिया भर में, भले वो इंडिया का कोवैक्सीन हो या अमेरिका का फाइजर हो, मॉडर्ना हो, जो जनरल इम्यूनिटी वो इतना शायद बढ़ा देगा अगर आपको बूस्टर मिल जाए या फुल डोज मिल जाए, कि कोई भी वेरिएंट आए वो ज्यादा कुछ शायद कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप वैक्सीन ना लें या अगर आपका वैक्सीन बहुत पुराना हो जाए, 6, 7, 8, 9 महीने हो चुका है और आप हाईली ससेप्टेबल है, तो कौन ससेप्टेबल है? जैसा फ्रंटलाइन वर्कर है, जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है, जिनकी ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज है, जिसको हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, जिनकी खुद की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जैसे सीवियर डायबिटीज, इन लोग को बूस्टर भी लेना चाहिए। सिर्फ वैक्सीन शायद काफी नहीं हो सकता। आप बता रहे हैं कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो लोग अपना वैक्सीनेशन लें, और जिनका दोनों डोज हो चुका है, बुजुर्गों को प्राथमिकता के तौर पर आपने बताया बुजुर्गों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को उन्हें बूस्टर डोज देने के लिए सरकार को अब सोच विचार करना चाहिए, इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सर, 15 दिसंबर से सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन को लेकर फैसला लेने वाली है। क्या अभी हमें यहाँ पर रुकना चाहिए? अभी हमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं खोलनी चाहिए? क्योंकि हमारे देश में अभी तक एक भी मामला नहीं आया, दूसरे देशों में है। देखिए, अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करके किसी ने बीमारी को रोक नहीं पाया, तो अल्टीमेटली भारत में भी आ जाएगा बीमारी। लेकिन बंद करने का एक ही कारण है, वो जितनी 2 या 3 हफ्ते जो देर हो जाएगा बंद करने के कारण भारत में आने का ये वायरस का, उसी टाइम को लेके उसी टाइम की एडवांटेज लेके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन या बूस्टर देना चाहिए। ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि आप सारे प्लेन्स वगैरह बंद कर देंगे तो कोई वायरस इंडिया में आ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं होगा। ये वायरस अगर इतनी ज्यादा ट्रांसमिसिबल है दुनिया भर में चला जाएगा, इंडिया भारत में भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2-3 महीने के लिए, 2-3 हफ्ते के लिए रुक सकते हैं इसको ट्रांसमिशन, उसी टाइम को इस्तेमाल करके जितनी सारे लोगों को आप वैक्सीन करवा सकते हैं उनको करवाइए। और शायद फर्स्ट हैंड वर्कर जो है, जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, जो एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन करेगा या ट्रीटमेंट करेगा, उनको श्योर बूस्टर डोज देने की बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें अगर इसके खतरे से बचना है तो हमें वैक्सीनेशन पर जोर देना होगा, सरकार को वैक्सीनेशन पर जोर देना होगा, लोगों को अपना वैक्सीनेशन करवाना होगा, और जिनका वैक्सीनेशन हो गया है वो बूस्टर डोज की ओर आगे बढ़ें। और फ्लाइट्स को रोकना इज नॉट द सॉल्यूशन, जिस तरह आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए।